नमस्कार दोस्तों, मैं अखिल वी अकाउंट्स में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। क्लास 12th की फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर 2 है, ये का पार्ट 1 है। ये बाकी चैप्टर्स हमने पहले अपलोड कर दिया है फर्स्ट चैप्टर, तो उसकी वीडियोस आप देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आप लोग को मिल जाएगा। खेल एवं पोषण, इसका अर्थ क्या है कि आखिरकार जो खिलाड़ी होता है उसके प्रति आखिर जो खेल होता है उसको कैसे करता है और उसके प्रति किस तरीके से आहार कैसे लेता है, कौन कौन से पोषण लेता है उसके बारे में बताएंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट पार्ट में जितना भी हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा उसको कवर करेंगे। उसके बाद में अगले पार्ट में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम ये जान लेते हैं शुरू करने से पहले कि कौन कौन से टॉपिक्स हमने इस चैप्टर में करने हैं। तो पहला टॉपिक हमारा है संतुलित आहार एवं पोषण, इसके किसे कहते हैं, तथा मैक्रो बृहत एवं माइक्रो सूक्ष्म पोषण कौन कौन से होते हैं इसके बारे में बताएंगे। और दूसरा टॉपिक हमारा है आहार के पोषक व अपोषक तत्व कौन कौन से होते हैं और इसके कौन कौन से स्रोत होते हैं इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, और थर्ड टॉपिक हमारा है भार नियंत्रण हेतु भोजन स्वास्थ्य भार आदर्श वजन, किस तरीके से आखिरकार जो वजन होता है उसको घटाने के लिए कौन कौन सी विधियां होती हैं, क्या क्या हमें भोजन कितना आहार कितना क्या क्या खाना चाहिए, डाइटिंग के लिए क्या खतरे हैं क्या नुकसान है इसके बारे में बताएंगे। डाइटिंग किसे कहते हैं इसके बारे में उसकी डेफिनेशन बताएंगे। ठीक है, और भोजन असहनशीलता एवं भोजन से संबंधित गलत अवधारणाएं क्या है इसके बारे में बताएंगे। इसका मतलब क्या है कि भोजन असहनशीलता का अर्थ ये है कि भोजन को ज़्यादा से ज़्यादा हमें नहीं खाना चाहिए, कि मतलब असीमित तरीके से खाएं हम भोजन को, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, और इसकी गलत अवधारणाएं, भोजन से मिथन से अवधारणाएं क्या है इसके बारे में बताएंगे। और चौथा टॉपिक हमारा है खेल पोषण एवं खेल प्रदर्शन में आहार का प्रभाव किस तरीके से पड़ता है, जैसे पीना हो गया, वह खाना हो गया, प्रतियोगिता से पहले और उसके दौरान, उसके बाद में क्या हमें खाना चाहिए, क्या मतलब किस तरीके से का हमें आहार लेना चाहिए, पोषण लेना चाहिए, ताकि जो एक खिलाड़ी होता है वो किस तरीके से अपने खेल को और अच्छा प्रदर्शित कर सकता है, दिखा सकता है। ठीक है, खेल के दौरान। और पांचवा टॉपिक हमारा आखिरी है बच्चों के लिए पूरक आहार। बच्चों के लिए पूरक आहार क्या है इसके लिए बात करेंगे कि आखिरकार जो एक बच्चा होता है, स्टूडेंट हो या छोटा बच्चा ही क्यों ना होता, उसके प्रति आखिरकार जो आहार होता है किस तरीके से उसको भोजन को ग्रहण करना चाहिए, किस तरीके से उसकी डाइटिंग होनी चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक क्या है देखते हैं। पहला टॉपिक हमारा है भोजन किसे कहते हैं। पहले हम कुछ डिफिनेशंस जान लेते हैं, आखिरकार भोजन किसे कहते हैं, पोषण किसे कहते हैं, उसके तत्व के आहार कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो हम पहले हमारा डिफिनेशन है भोजन किसे कहते हैं। आखिरकार जो भोजन हम ग्रहण कहते हैं ये कहते किसको है। ठीक है, वह सभी तरल या ठोस पदार्थ, मतलब कि लिक्विड फॉर्म में हो या फिर ठोस या फिर मजबूत फॉर्म में हो पदार्थ, जिन्हें मनुष्य खाता है। ठीक है, और अपनी पाचन क्रिया द्वारा अवशोषित कर देता है, करके विभिन्न कार्यों के लिए, शरीर के विभिन्न कार्यों के लिए उपयोग करता है, उसे ये भोजन कहा जाता है। इसका अर्थ क्या है कि हम किसी भी आहार को हम खाते हैं, किसी भी प्रकार का भोजन हो, चिप्स हो, खाना हो, पेप्सी, कुछ भी पीते हो, तो हमारा जो पाचन क्रिया है उसके द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। जो हमारी काम की चीज़ें होती हैं, जो हमारे शरीर के लिए लगती हैं कि हमारे लिए आवश्यक है, जैसे प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, फैट के रूप में होता है, तो जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक चीज़ें होती हैं वो अलग हो जाती हैं, और जो हमारे लिए अवशोषित पदार्थ होते हैं अलग हो जाते हैं उसको, और जो जिन्हें हम अपशिष्ट पदार्थ भी कहते हैं वो अलग हो जाते हैं, खाद्य पदार्थ के रूप में वो निकल जाते हैं बाहर। तो हमारे शरीर के लिए जो विभिन्न आवश्यकताएं होती हैं तरल के रूप में या ठोस के रूप में, उसे ही कहा जाता है, इसे ही भोजन मुख्य रूप से कहा जाता है। अगला टॉपिक हमारा है संतुलित आहार किसे कहते हैं। संतुलित आहार है क्या। ठीक है, आखिरकार किस तरीके का हमें संतुलित आहार लेना चाहिए, कहते किसको, इसकी डिफिनेशन क्या है। संतुलित आहार वह आहार होता है जिसमें भोजन में सभी पोषक तत्व संतुलित मात्रा में उपलब्ध होते हैं, उसे संतुलित आहार कहा जाता है। बहुत ही आसान डिफिनेशन है, अच्छे से आप लोग लर्न करना, बहुत ही आसान डिफिनेशन लिखी है मैंने कि आखिरकार संतुलित आहार वह आहार होता है जिस पर भोजन में सभी पोषक तत्व या फिर संतुलित मात्रा में उपलब्ध होते हैं, वह भोजन। ठीक है, उसे संतुलित आहार कहा जाता है। आगे देखते हैं प्रति व्यक्ति के लिए आवश्यक कैलोरी मान, यानी कि जो एक प्रति व्यक्ति होता है, आप अकेले ही मान लीजिए कि आप आखिरकार हैं, तो किस तरीके का आपको कैलोरीज कितनी मिलनी चाहिए आखिरकार। ठीक है, जैसे खाद्य पदार्थ हो गया, कैलोरीज मान के हिसाब से हो गया खाद्य पदार्थ और कैलोरीज मान, यानी कि मैंने यहाँ पर लिखा है कि पनीर हो गया, मक्खन हो गया, चीनी हो गया और डबल रोटी हो गया, दूध हो गया, आलू हो गया, तो एक एक करके जानते हैं आखिरकार जो कैलोरीज मान होते हैं प्रति व्यक्ति के लिए कितना ज़्यादा आवश्यक होता है। ठीक है, तो
खाद्य पदार्थ, यानी जो खाद्य पदार्थ हमारे पास है, मक्खन हो गया, मक्खन में जो कैलोरीज मान होते हैं वो 700 से 700 होते हैं, ठीक है। और जो डबल रोटी होती है इसमें 228 कैलोरीज मान माना जाता है, ऐसा होता है, ठीक है। और पनीर के अंदर हमारा होता है 350 कैलोरीज मान होते हैं। और जो खाद्य पदार्थ हमारा दूध है, दूध के अंदर 70 कैलोरीज मान होते हैं, ठीक है। और तीसरा हमारा है चीनी, यानी कि चीनी के अंतर्गत होते हैं 350 मान होते हैं, जो कि कैलोरीज मान के हिसाब से होते हैं, ठीक है। और जो हमारा खाद्य पदार्थ है, इसके आलू के अंदर जो कैलोरीज पाई जाती हैं ज़्यादा वो 70 होती है, मतलब 70 होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये लिखा है कि आखिरकार जो प्रति व्यक्ति होता है ना, उसके लिए जो आवश्यक कैलोरीज मान होते हैं ना, कैलोरी किस तरीके से आखिरकार उसको ग्रहण करनी चाहिए, कितना अधिक मात्रा में, जैसे कि हम खाना खाते हैं, दाल हो गया, चावल हो गया, तो दाल में अधिक मात्रा में जानते हैं आप लोग कि प्रोटीन ज़्यादा होता है, ज़्यादा मिश्रित होता है, ठीक है। उसमें फैट बहुत ही कम होता है। लेकिन चावल खाएंगे, चावल में ज़्यादा फैट होता है। और एक्स्ट्रा चीज़ बाहर से बर्गर हो गया, चिप्स हो गया, ये हो गया, मतलब जो जंक फूड होते हैं उसको खाएंगे तो ज़्यादा फैट आपके शरीर में होगा। उसके लिए बताया गया है कि आखिरकार जो एक व्यक्ति होता है उसके लिए जो कैलोरीज मान होते हैं ना, किस तरीके के लिए मतलब आवश्यक होता है एक व्यक्ति के लिए लिमिटेशन के हिसाब से, ठीक है। देखते हैं अगला टॉपिक क्या हमारा। अगला टॉपिक हमारा आवश्यक कैलोरीज मान। यहाँ मैंने ये बताने का प्रयास किया आप लोगों को किस तरीके से आखिरकार जो एक व्यक्ति होता है ना, एक व्यक्ति होता है जो कम काम करता है, उसको कितनी कैलोरीज मिलनी चाहिए, कितना खाना चाहिए। एक भारी होता है, एक बहुत ही ज़्यादा काम करने वाला मेहनती व्यक्ति होता है उसको। तो देखते हैं क्या है। पहला हमारा है बैठकर कार्य करने वाला व्यक्ति, यानी कि जो एक हिसाब से कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे काम करने वाला व्यक्ति होता है, जो पूरे दिन बैठता है, उसके लिए कोई मेहनत का काम नहीं होता। लेकिन हाँ, हालांकि कुछ ना कुछ फ़र्क तो असर तो होता ही होता है मेहनत का। लेकिन यह है कि बैठकर काम करने वाला व्यक्ति के लिए 1500 से 2000 तक की जो कैलोरीज होती है वो प्राप्त करता है, ठीक है। और जो हल्का शरीर कार्य करने वाला व्यक्ति होता है, मतलब जो हल्का होता है व्यक्ति और वो हल्का उनका मतलब छोटा मोटा काम करता हो, उसके लिए बताया गया है कि 2500 से कम 3000 यहाँ पर कैलोरीज होनी चाहिए। और तीसरा हमारा माध्यम शरीर कार्य करने वाला व्यक्ति, यानी कि मीडियम में का एक होता है जो हल्का व्यक्ति होता है, बहुत ही हल्का काम करता है, थोड़ा बहुत काम कर लिया उसके लिए होता है। और जो एक व्यक्ति होता है माध्यम के रूप में, मान लीजिए जैसे कि मिडिल क्लास, मान लीजिए कि एक व्यक्ति होता है वो काम करता है थोड़ा ज़्यादा, ठीक है। तो उसके लिए कम से कम होता है कि 3000 से कम 3500 तक कैलोरीज होती हैं, ठीक है। और जो कठोर शरीर कार्य करने वाला जो व्यक्ति होता है, जो कठोर होता है एकदम से, जो हल्का और मीडियम से भी भारी होता है, जो जैसे कि मान लीजिए मजदूर होता है, वो फैक्ट्रीज में लोहा उठाते हैं बड़े बड़े बहुत ज़्यादा। तो उसके लिए बताया गया है कि आखिरकार जो प्रति व्यक्ति कैलोरीज होती है वह 3500 से 4000 तक की कैलोरीज प्राप्त कर सकता है। और पांचवा हमारा है वह व्यक्ति अत्यंत कठोर सारे कार्य करने वाला व्यक्ति होता है, यानी कि मतलब कि मिडिल क्लास हो गया या फिर लोअर हो गया या फिर कुछ भी हो गया, सारे काम करता है वह व्यक्ति, किसी भी प्रकार का काम करने के लिए तैयार हो जाता है, कठोर हो या फिर कुछ भी हो, एनीथिंग, ठीक है। तो उसके लिए कम से कम 4000 से 4500 तक कैलोरीज होती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला टॉपिक हमारा है पोषण किसे कहते हैं, मतलब क्या है न्यूट्रिशन मतलब पोषण किसे कहते हैं। आखिरकार जो पोषण आहार हमें प्राप्त होता है किस तरीके से होता है उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। पोषण किसे कहते हैं, क्या ज़रूरत है हमारे लिए पोषण के लिए, इसकी डिफिनेशन क्या एक बार जान लेते हैं। पोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शरीर भोजन का उपयोग कोशिकाओं की मरम्मत के लिए करता है तथा वृद्धि व अन्य क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए करता है, उसे ही पोषण कहा जाता है, मतलब न्यूट्रिशन कहा जाता है। एक बार और समझिए डिफिनेशन इसकी क्या है, ठीक है। पोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शरीर भोजन का उपयोग कोशिकाओं की मरम्मत के लिए करता है, ठीक है। उपयोग जान लीजिए, इसके अंतर्गत उपयोग भी लिखे हैं, इसके आखिरकार कोशिकाओं की मरम्मत के लिए करता है, उसकी अधिक मात्रा में वृद्धि और अन्य क्रियाओं के सुचारू रूप से अन्य जो क्रियाएं होती हैं हमारे शरीर के अंदर उसको जागरूक करने के लिए जो पोषण होता है उसका आहार जो होता है हम लेते हैं, उसे ही न्यूट्रिशन के रूप में पोषण कहा जाता है। आगे देखते हैं। अगला टॉपिक हमारा है बृहद तथा सूक्ष्म पोषक तत्व किसे कहते हैं, यानी कि जो एक सूक्ष्म छोटे पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होते हैं, और बृहद पोषक तत्व किसे कहते हैं इसकी डिफिनेशन जानते हैं कि है क्या, ठीक है। मैक्रो बृहद पोषक तत्व है, इसको मैक्रो भी कहा जाता है, मैक्रो ठीक है। मैक्रो बृहद पोषक तत्व या फिर मैक्रो पोषक तत्व भी कहा जा सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसकी डिफिनेशन क्या है, ये हमारे लिए क्यों जरूरी होता है, इसके अंतर्गत क्या होता है, इसको एक जान लेते हैं क्या है।
यहाँ वह पोषक तत्व होते हैं जो हमारे भोजन में अधिक मात्रा में होते हैं, ठीक है, जो सूक्ष्म पोषक होते हैं, जो हमें पता ही नहीं होता कि आखिरकार हम खा रहे हैं तो हमारे अंदर कौन से प्रोटीन, वसा या फिर बृहत मैक्रो पोषक तत्व मतलब जा रहा है हमारे अंदर, किस तरीके का है वो हमें पता ही नहीं है, लेकिन हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है वो, जो कि मैक्रो होता है, बहुत ही छोटे होते हैं, जो दिखने के काबिल भी नहीं होते हैं, ठीक है। और यहाँ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं भोजन में। यहाँ हमारे शरीर को जिन पोषक पदार्थों से अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, जिन्हें उसे बृहत या मैक्रो पोषक तत्व कहा जाता है, यानी कि इनकी आवश्यकता जो होती है हमारे शरीर में बहुत ही ज़्यादा होती है, बहुत ही लिमिटेशन मतलब अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, उनके बारे में बताया गया है। जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, जल हो गया। जल जो हो गया 90% तो जल पाया ही जाता है प्रत्येक व्यक्ति के अंदर, जो कि प्रोटीन होता है। प्रोटीन हमें दाल हो गया, सोयाबीन हो गया, अनेक चना हो गया, इसके अंदर अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट हो गया, ठीक है, ब्रेड में पाया जाता है, मतलब अधिक मात्रा में जो होता है कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, या फिर वसा हो गया, ठीक है, या फिर जल हो गया, जो कि हमारे लिए जो मैक्रो है बहुत ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं, इनकी आवश्यकता बहुत ही ज़्यादा होती है, जो कि भोजन के अंतर्गत भी पाई जाती है, ठीक है। अगला टॉपिक हमारा है माइक्रो सूक्ष्म पोषक तत्व किसे कहते हैं। ये मैक्रो था, ये माइक्रो पोषक तत्व किसे कहते हैं। ये बृहत था, ये सूक्ष्म है, ठीक है। वह पोषक तत्व हैं जिनकी हमारे शरीर को अत्यंत अल्प में आवश्यकता होती है, अत्यंत अल्प आवश्यकता होती है हमारे शरीर के लिए, ठीक है, जो सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाते हैं, जैसे कि विटामिन हो गए और खनिज होते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी भी होते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। तो आगे देखते हैं, अगला हमारा टॉपिक है पोषक तत्व के स्रोत कौन कौन से होते हैं। आखिरकार जो हमने पहले पढ़ा, आखिरकार ये मैक्रो पोषक तत्व हो गया या फिर माइक्रो पोषक तत्व हो गया, इसके जो पोषक तत्व हैं इसके स्रोत कौन कौन से होते हैं आखिरकार, ठीक है। पहला हमारा है, यहाँ वे पदार्थ होते हैं जिनसे हमारे शरीर को ऊर्जा ऊष्मा अधिक मात्रा में प्राप्त होती है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, इससे अधिक मात्रा में हमें क्या ऊर्जा प्राप्त होती है, और जिससे कि हमारा शरीर जो होता है कार्य करने के लिए भी इच्छुक रहता है और कार्य करने में हमारा मन भी लगता है, ठीक है। और सेकंड पॉइंट हमारा है शरीर की वृद्धि का विकास। शरीर होता है हमारा, उसकी विकास करने के लिए, उसकी वृद्धि करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, और प्रोटीन व खनिज के लिए मात्रा में भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। और थर्ड टॉपिक हमारा है शरीर होता है उसकी बीमारियों को बाहर कारकों में जो कारक होते हैं, कारकों से रक्षा करने के लिए, यानी कि जो बाहर के जो कारक होते हैं, जैसे कि तापमान में हम कहीं ठंड इलाके में चले जाते हैं तो हमें वहाँ सर्दी हो जाती है, तो हमारा जो शरीर होता है किस तरीके से आखिरकार उस इन्वायरमेंटल में घुल मिल जाता है और उसके तहत कार्य करने लगता है हमारा शरीर। तो उसके प्रति हमें बताया गया है कि किस तरीके से आखिरकार जो कारक होता है बीमारियों का, जो बीमारियां होती हैं, जो बाहर की बीमारियां होती हैं वो हमें ना लगे, इसलिए हमारा त्वचा जो होता है, हमारा शरीर जो होता है उसके अकॉर्डिंग ढाल लेता है, जिससे कि हम बीमार होने से बचते हैं, ठीक है। जैसे प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, जल हो गया, खनिज और लवण इसके अंतर्गत शामिल होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला हमारा है अपोषक तत्व के स्रोत, यानी कि अपोषक तत्व के कौन कौन से स्रोत होते हैं। अभी हमने पोषक तत्व के स्रोत पढ़े कि आखिरकार कौन से होते हैं और अपोषक तत्व के स्रोत कौन कौन से होते हैं, एक बार इसका जान लेते हैं। हमारे आहार के वह तत्व होते हैं, मतलब कि आहार के रूप में हम डाइटिंग के हिसाब से वो जो तत्व हम खाते हैं जिनसे हमें किसी भी प्रकार के पोषक नहीं मिलता, वह तत्व खाते हैं जिनसे हमें किसी प्रकार का कोई पोषक तत्व नहीं मिलता, आहार के अपोषक तत्व कहलाते हैं। यह तत्व हमारे पाचन के लिए लाभदायक भी होते हैं कहीं ना कहीं, और कुछ हानिकारक भी हो सकते हैं, जैसे फाइबर हो गया, स्वाद व रंग यौगिक और पादप यौगिक किस तरीके से होता है उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। तो अपोषक तत्व के स्रोत ये हैं। बाकी पोषक तत्व के स्रोत कौन कौन से हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए है। उसके बाद में हमने पहले बताया कि आखिरकार माइक्रो बृहत पोषक तत्व कौन से होते हैं, माइक्रो और बृहत सूक्ष्म पोषक तत्व कौन से होते हैं, इसके डिफाइन करके अच्छे से बताया। तो इसके और जो पोषक तत्व हैं इसके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि एग्जामिनेशन में भी ये पूछे जाते हैं, ठीक है। और पोषक तत्व हो गया। और अगला टॉपिक हमारा है भार नियंत्रण हेतु भोजन, यानी कि खाना खाते समय, यानी कि जो अधिक मात्रा में एक व्यक्ति है, मान लीजिए 80-90 किलो का है, तो उसका भोजन कैसे अप्रत्यक्ष तरीके से कैसे कम किया जा सकता है, मतलब कैसे कम करके उसकी जो वजन को और घटाया जा सकता है, इसके डिफिनेशन क्या है एक बार जान लेते हैं। शरीर का वह स्वास्थ्य भार होता है जिसके चलते हम बिना किसी बीमारी के भय के
स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकें, या ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि किस तरीके से आखिरकार जो भार होता है उसको नियंत्रण कर सकते हैं, या जैसे कि हमने यहाँ बताने का प्रयास किया है कि जैसे कि 18.5 से लेकर के 25.25 BMI के बीच में होना चाहिए, यानी कि एक तरह का BMI पार्ट होता है। इस सेकंड पार्ट में हम बताएंगे आप लोगों की किस तरीके से आखिरकार जो एक व्यक्ति का भार होता है BMI कैसे निकाला जाता है। बॉडी मास इंडेक्स के नाम से इसे आता है, इसका फुल फॉर्म है बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है। तो इसके बारे में हम अगले पार्ट में आपको बताएंगे किस तरीके का है, ये क्या है, ठीक है। आगे देखते हैं, तो हम ये जान लेते हैं कि आखिरकार जो भार होता है, एक व्यक्ति का भार होता है, उसको नियंत्रण करने के लिए कौन कौन से उपाय होते हैं, किस तरीके का आखिरकार उस व्यक्ति के जो वजन होता है ना उसको नियंत्रित किया जा सकता है, उसके पीछे क्या क्या कारक होते हैं, ठीक है। तो पहला हमारा कारक है असंतुलित भोजन। ये इसका अर्थ क्या है कि असंतुलित भोजन होता है, उसके पीछे ये कारक होते हैं, ठीक है, कारण होता है। और दूसरा हमारा है अधिक मात्रा में पानी का सेवन करें, ज़्यादा पानी का सेवन करें जिससे कि हमारा फैट जो है और कम हो सके। और अधिक है रेशेदार भोजन की खाना खाएं जिससे कि हमारे रेशेदार के रूप में होना चाहिए। और नियमित चिकित्सा जांच के लिए हमेशा उसको हफ्ते में या फिर 2 हफ्ते में जाके या फिर वीकली जा करके उसको चेकअप करवाना चाहिए, ठीक है। अधिक वसा का सेवन ना करें, जैसे कि वसा फैट हो गया उसकी सेवन अधिक मात्रा में ना करें, जंक फूड्स ना खाएं, ठीक है। चिकित्सा की सलाह से दवाइयों का उपयोग करना चाहिए, यानी कि चिकित्सा के अनुसार जो हमें डॉक्टर्स बताया उसके दवाइयों का सही से लिमिटेशन के हिसाब से और समय के अनुसार दवाइयों का सही से सेवन करना चाहिए, ठीक है। और सक्रिय जीवन शैली, यानी कि ये जो सिलसिला है पूरे साल जब तक आपका जो वजन है वो कम ना सके और जो जीवन शैली उसको कुछ ना कुछ उसके अंतर्गत बदलाव लाना पड़ेगा, आपको पार्क जाना पड़ेगा, वॉक करने पड़ेंगे, उसके प्रति बताया गया, ठीक है। और 8वां पॉइंट हमारा है मदिरापान तथा धूम्रपान से परहेज करें, यानी कि इसका अर्थ क्या है कि दारू वारू जो होता है उसका अधिक मात्रा में सेवन ना करें। जो बीड़ी सिगरेट होते हैं, तम्बाकू या फिर धूम्रपान जितने भी रिलेटेड होते हैं उसके अंतर्गत जो भी आते हैं उससे परहेज करें, उसका सेवन ना करें ज़्यादा तो काफ़ी अच्छा रहेगा, ठीक है। और हमारा 9 टॉपिक है अस्वास्थ्यकर भोजन ना करें, यानी कि जो हमारे आपके स्वास्थ्य के लिए भोजन ना हो, यानी कि ऐसे भोजन का सेवन ना करें जो आपके स्वास्थ्य के लिए ना हो, ठीक है। ऐसे ही भोजन का सेवन करें जो आपके स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपका स्वास्थ्य के अंतर्गत जो आता है शरीर के अंतर्गत, जैसे प्रोटीन हो गया या फिर आहार हो गया जो मिल सके उसके बारे में उसका भोजन ज़्यादा करें, ठीक है। अगला देखते हैं क्या है। तो 10वां हमारा है अधिक ना खाएं। इसका मतलब क्या है, ज़्यादा खाना जो है आप ना खाएं, ज़्यादा खाने को निकालने का कोशिश कीजिए कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, ऐसा करने का प्रयास बार कीजिए, ठीक है। और 11वां हमारा है स्वास्थ्य आदतों को अपनाएं, यानी कि जो स्वास्थ्य आपके लिए स्वास्थ्य जीवन शैली के अंतर्गत आते हैं। पर डे एक तरह का रूटीन बनाइए, किस तरीके से हमें खाना खाना है, किस तरीके के कितना ज़्यादा हमें पानी पी लेना है, कितना हमें वॉक करना है, कितना हमें काम करना है, ठीक है। एक तरीके का आदत बताइए, रूटीन बनाइए, ठीक है, उसके बारे में बताया गया है। और अल्पाहार से बचें, यानी कि जो अल्पाहार है अधिक मात्रा में इसके नुकसान और हानियाँ क्या होती है इसके बारे में डिफाइन करेंगे हम, ठीक है। आगे इससे आदमी ज़्यादा बचें, ठीक है। और 13वां हमारा पतले होने वाले दवाइयों से परहेज करें, यानी कि जो पतले होने वाली दवाइयाँ होती हैं इससे ज़्यादा परहेज करें, क्योंकि वो सिर्फ एक तरीके से एडवर्टाइजमेंट करती हैं कि हाँ ये दवाई खाइए आप और पतले हो जाएंगे, और वो दवाई खाइए पतले हो जाएंगे, तो उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। और 14वां हमारा है अधिक कार्बोहाइड्रेट से बचें, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट होती है, वसा हो गया, फैट हो गया, इससे अधिक मात्रा में बचने का प्रयास करें ताकि ज़्यादा आपको जो वजन होता है वो कम हो सके, ठीक है। अगला हमारा है डाइटिंग। अल्पाहार किसे कहते हैं, अल्पाहार किसे कहते हैं एक बार जान लेते हैं कि डाइटिंग किसे कहते हैं, इसकी डिफिनेशन क्या है, ठीक है। पहला पॉइंट हमारा है बहुत से खिलाड़ी जो होते हैं वह व्यक्ति पतले होने की इच्छा में अपना खाना पीना वह ज़्यादा कम कर देते हैं, यानी कि जो व्यक्ति होते हैं ना खाना पीना कम कर देते हैं कई बार पतला होने के चक्कर में, ठीक है। तो तथा बहुत सारे जो होते हैं बहुत बार तो जो होती है ना खाने में ना रोटी भी छोड़ देते हैं जो व्यक्ति होते हैं कि कम से कम रोटी ही ना खाएं। रोटी में पता है आपको कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन जो होता है बहुत ही अधिक मात्रा में होता है रोटी में, ठीक है। इससे उनके शरीर पर जो होता है बहुत ही ज़्यादा बुरा असर पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जो एक खिलाड़ी होता है, खिलाड़ी अगर ये सब नहीं खाएगा ना ज़्यादा प्रोटीन नहीं खाएगा,
कार्बोहाइड्रेट हो गया, ये सब अगर ज़्यादा खिलाड़ी नहीं खाएगा, आहार नहीं लेगा, अच्छा पोषण भोजन स्वास्थ्य नहीं खाएगा, तो वो सोचेगा कि मैं पतला हो जाऊँगा। तो उसकी जो शरीर के अंतर्गत की जो अंदर है उसके शरीर की, मान लीजिए 50% होता है, मान लीजिए एक दिन नहीं खाएगा, 2 दिन नहीं खाएगा, तो वो शरीर जो होता है काम करने की प्रक्रिया जो होती है चलती रहती है। लेकिन ज़्यादा दिन नहीं खाएगा तो बेहोश हो जाएगा, मतलब गिर जाएगा, या फिर कमजोरी होने के अंदर से कमजोरी होने का उसके अंदर से प्रभाव पड़ेगा, उसका प्रभाव पड़ेगा और वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा व्यक्ति। ठीक है, इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा उसके शरीर पर। और तीसरा पॉइंट हमारा है, इससे उनके शरीर में पोषण तत्व की कमी आ जाती है। पोषण तत्व जो होते हैं उसके शरीर में कमी आ जाती है ज़्यादा, और वह लोग कुपोषण का शिकार बन जाते हैं, यानी कि उनके अंतर्गत किसी प्रकार का कोई पोषण नहीं है, कुपोषण के रूप में जाना जाता है। इसे ही डाइटिंग कहा जाता है, यानी कि समय के अनुसार हमें अपने आप को ढाल लेना चाहिए, जैसा हमें भोजन मिल रहा है हमें खा लेना चाहिए, और ज़्यादा हमें पोषण आहार जो होता है हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए, उसको ज़्यादा हमें खाना चाहिए। ठीक है, डाइटिंग अल्पाहार के नुकसान क्या क्या आखिरकार, कहीं ना कहीं फ़ायदे भी हैं और कहीं ना कहीं ज़्यादा नुकसान भी हैं। जब व्यक्ति अपना वजन कम करने के लिए भोजन की अत्यंत अल्प आवश्यकता ग्रहण करता है, फलस्वरूप व्यक्ति को स्वास्थ्य के लिए आवश्यक पोषक पदार्थ नहीं मिल पाते हैं। इससे व्यक्ति कुपोषण का शिकार हो जाता है और अत्यधिक कमज़ोर हो जाता है। जैसे मस्तिष्क हो गया, मस्तिष्क का जो दिमाग होता है वो काम करने के लिए तैयार नहीं हो जाता, काम करना बंद कर देता थोड़ा बहुत। और आँखों व दांतों से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं, यानी कि जो आँख हैं, दांत हैं, आँखों से जैसे कि कम दिखना हो गया, और जो दांत हैं, दांत हमारे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, जैसे कैल्शियम की कमी हो जाएगी, तो उसकी वजह से कई बीमारियाँ हो सकती हैं, जिससे डाइटिंग के अल्पाहार के नुकसान के रूप में भी जाना जाता है। ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा है कि डाइटिंग से रिलेटेड, अल्पाहार से जो रिलेटेड है, उससे नुकसान हमारे लिए किस तरीके से आखिरकार कैसे हो सकता है। ठीक है, उसके बारे में बताया गया है। और हमारा अगला टॉपिक है, खाद्य असहिष्णुता या फिर भोजन सहनशीलता किसे कहते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं क्या है। तो पहला हमारा पॉइंट है, शरीर की वह स्थिति जब हमारा शरीर भोजन के विशेष तत्व को अवशोषित करना बंद कर देता है। इसका अर्थ क्या है कि हमारे शरीर की वह स्थिति होती है जब हमारा शरीर भोजन के जो तत्व होते हैं, विशेष तत्व होते हैं, जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हो गया या फिर प्रोटीन हो गया, उस जो अवशोषित करना ही बंद कर देते हैं, काम करना ही बंद कर देते हैं। ठीक है, तो इसका मुख्य कारण होता है कि किसी भी विशेष तत्व से एलर्जी का भी कारण कई प्रकार होता है, किसी भी विशेष तत्व से एलर्जी के कारण भी हो सकता है। और तीसरा पॉइंट हमारा है, कई बार ज़रूरत से ज़्यादा अधिक खाने पर भी ऐसा हो सकता है कि ज़्यादा आप खाना बहुत ज़्यादा मात्रा में खाना खा रहे हैं, तो उसके प्रति भी हो सकता है। ठीक है, और चौथा हमारा है, हमेशा फ्रेश ही खाना खाएं। ज़्यादा जो खाना है सुबह शाम जो होता है फ्रेश ही खाना खाएं, बनाकर खाएं, जिससे कि हमें ताजगी महसूस हो, हमारा शरीर जो है लगे कि हाँ हम ताज़ा खाना खा रहे हैं, तो हमारा शरीर जो है नुकसान नहीं होगा, उसके बारे में बताया गया। ठीक है, और चौथा टॉपिक हमारा है, तले हुए खाने का परहेज करें, यानी कि तले हुए ब्रेड हो गया, समोसा हो गया, और जो एक्स्ट्रा सामान है, चाउमीन्स हो गए, जो जंक फूड्स के रिलेटेड हो या फिर पकौड़े ही के ना हो गए, तो उससे ज़्यादा हमें परहेज करना चाहिए। ठीक है, और छठा टॉपिक हमारा पॉइंट है, उचित मात्रा में पानी पिए, यानी कि जो पानी होता है ना शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। कि पानी की आगे आने वाली वीडियो में सेकंड पार्ट में मैं ये बताऊंगी आखिरकार जो जल होता है ना, एक वाटर होता है ना, हमारे शरीर के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आखिरकार जो एक व्यक्ति होता है उसके शरीर के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है पानी, और तापमान को कैसे नियंत्रित करता है, और क्या क्या कार्य होते हैं जल के, उसके बारे में पूरी तैयार करेंगे। ठीक है, उसके बारे में बताएंगे आपको। ठीक है, और सातवां हमारा है, ज़रूरत से ज़्यादा भोजन ना खाएं, यानी कि जो भोजन का हमारा संतुलित, हमारा जितना है न्यूट्रिएंट्स, जितना हम खा सकते हैं, जितनी हमारी क्षमता है उतना हम भोजन खाएं, उससे ज़्यादा अक्षमता मतलब ज़्यादा भोजन खाने का प्रयास ना करें। ठीक है, कहीं ना कहीं नुकसान भी बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं, खाद्य असहिष्णुता के लक्षण क्या होते हैं।
असहिष्णुता के लक्षण क्या होते हैं, यानी कि जो खाद्य होता है इसके असहिष्णुता के लक्षण क्या होते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि सिर दर्द हो गया, बहुत ज़्यादा जो एक व्यक्ति होता है उसके प्रति जैसे कि हमेशा सिर दर्द करता है, सुबह उठकर किसी भी काम को रिलेटेड हो गया, काम कर रहा है तो उस व्यक्ति का जो सिर होता है वो दर्द करने लगता है, ठीक है, या फिर किसी भी काम का भार पड़ता है उस व्यक्ति के ऊपर, तो इन सब की कमी के कारण ही सिर दर्द होता है, ठीक है। और उल्टी आना, दस्त का आना, जैसे कि अच्छा न्यूट्रिशन, अच्छा खाना, भोजन, आहार नहीं लेगा, स्वास्थ्य उसका सही नहीं रहेगा तो उल्टी तो आएगी, ठीक है। और दस्त आना, ठीक है, दस्त भी ज़्यादा आना, जैसे कि ज़्यादा हमें तेल वाला सामान खा लिए या फिर कुछ जंक फूड्स खा लिए ज़्यादा, तो उसके लिए मतलब हमारा जो दस्त है वो आ सकता है, ठीक है। एसिडिटी जो होती है की मात्रा में होती है, जैसे गैस नहीं बनता हमारे शरीर के, जो गैस हमारे शरीर में अधिक मात्रा में हो जाते हैं उसके बारे में बताया गया, ठीक है। और गैस भी होती हैं, और मिथली, जैसे कि मिथली आ जाती है उसके बारे में बताया गया है। और सीने में अधिक मात्रा में जलन होती है, जैसे कि हमारा जो खाना पचित नहीं होता, पाचन क्रिया जो हमारी होती है सही, जो इम्यूनिटी सिस्टम जो हमारा है, जो मतलब आती के अंदर हमारा जो भोजन है वो सही से प्रक्रिया नहीं हो रही है, नहीं खाना पच रहा, तो उसके लिए सीने में जलन भी हो सकता है। तो हमें कई बार एसिडिटी मतलब कुछ गोलियां खानी पड़ती है, गैस की होगी, फास्ट की होगी, जो हमें जैसे तो उसके बारे में बताइए। नींबू पीना पड़ता है जिससे कि हमारा गैस जो है अधिक मात्रा में निकले, इसके बारे में बताया गया। खाद्य असहिष्णुता के लक्षण क्या होते हैं, ठीक है। सिर दर्द, उल्टी, दस्त, एसिडिटी, गैस, मितली आना और सीने में अधिक मात्रा में ज़्यादा जलन होना, इसके बारे में इसकी डिफिनेशन आपको इसके सही से आपको लर्न कर लेना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए, ठीक है। और अगला टॉपिक हमारा है भोजन से संबंधित गलत धारणाएं या फिर भोजन मिथक भ्रम के बारे में, यानी कि जो भोजन होता है ना कि क्या होना चाहिए। जैसे कि एक फॉर एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ आप लोग को कि किस तरीके से आखिर जो एक व्यक्ति होता है ना, मान लीजिए एक बिल्ली ने रास्ता काट दिया है, ऐसा आप लोग जानते होंगे, भ्रम है एक तरीके का कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया है, तो वो व्यक्ति जो होता है ना वो नहीं जाता उस रास्ते पे पार, कहता है वो सोचता है कि वो व्यक्ति उधर से आया और मैं जाऊँ फिर, क्योंकि वो जो रास्ता काट ले ऐसा अपशगुन माना जाता है, ऐसा मतलब ऐसा माना जाता है कि अगर बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो हमारा दिन बुरा होगा, हमारे साथ ये घटना हो जाएगी, तो एक तरीके का भ्रम है मेरे हिसाब से। तो बाकी आप लोग जैसा समझे, ठीक है। तो भोजन से संबंधित गलत धारणाएं तथा भोजन से मिथक भ्रम के बारे में क्या है उसके बारे में जान लेते हैं एक बार। भोजन से संबंधित कुछ गलत या फिर भ्रमिक जो मिथक हैं वो इस प्रकार से हैं, जो आखिरकार जो निम्न प्रकार से क्या क्या हैं, पहला जान लेते हैं। नाश्ता ज़्यादा हैवी नहीं खाना चाहिए, यानी कि एक तरीके का जो नाश्ता है ना वो लोग कहते हैं कि ज़्यादा हमें नहीं खाना चाहिए, बल्कि जो नाश्ता है ना उसको ज़्यादा ब्रेकफास्ट जो होता है हमें ज़्यादा करना चाहिए, ताकि पूरे दिन तक जो व्यक्ति होता है ना खाना कभी कभार ना भी खा सके काम के चक्कर में, तो उसका सुबह का जो खाना है उसके अंदर पेट के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं या फिर प्रोटीन है वो काम करें उसके शरीर के अंदर, ठीक है, सही से। इससे फ़ायदा होता है, एक तरीके का नुकसान नहीं होता। तो एक तरीके का मिथन के रूप में, भ्रामक के रूप में माना गया है कि ज़्यादा हमें ब्रेकफास्ट नहीं करना चाहिए सुबह, ठीक है। आलू वजन बढ़ाता है, जो आलू होता है एक वजन बढ़ाता है, इसके बारे में बताया गया है। और तीसरा पॉइंट हमारा मीठा खाने से मधुमेह होता है, ठीक है, ऐसा बताया गया है। और चौथा हमारा है खाते समय पानी नहीं पीना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है कि खाते समय पानी नहीं पीना चाहिए। हाँ, हालांकि पीना नहीं चाहिए, लेकिन कम से कम पिए खाना खाते समय, क्योंकि मान लीजिए खाना आपके गले में अटक गया तो उसके लिए क्या करेंगे आप ही सोचिए, ठीक है। तो उसके लिए कहीं ना कहीं ये गलत अवधारणाएं हैं जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसान देती हैं, ठीक है। और मीठा खाना स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होता, यानी कि जो मीठा खाना होता है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, जैसे खीर हो गया, लड्डू हो गया, बर्फ़ी हो गया, सब खाना के लिए स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है हमारे लिए, ठीक है। और छठा हमारा है बैगन व मछली खाकर दूध ना पीना, ये भी एक तरीके से भ्रमिक बहुत बड़ा है मिथक की नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता कि उसका शरीर के ऊपर इफेक्ट पड़े, दोबारा प्रभाव पड़े, ठीक है। और सातवां हमारा है घी तेल नहीं खाना चाहिए, ठीक है, ये भी बताया गया। उसके बाद में आठवां है डाइटिंग जो होते हैं उसको अधिक मात्रा में खूब वजन कम करता है, यानी कि जो डाइटिंग होता है खूब वजन कम करता है, ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं होता है, बल्कि एक जो शरीर होता है वो मेंटेन के रूप में होता है, मेंटेन बन जाता है, मेंटेनेंस बना रहता है शरीर का, ठीक है। नौवां है प्रोटीन पूर्ति हेतु मांसाहार आवश्यक जो होता है, इसको ज़्यादा जो होता है प्रोटीन खाना चाहिए हमें। उसके बाद में मांसाहार के बारे में बताया कि इसको भी ना खाएं, ठीक है। और 10वां हमारा है शाकाहारी लोग जो होते हैं अच्छी बॉडी नहीं बना सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि शाकाहारी जो लोग होते हैं बॉडी नहीं बना सकते, ठीक है। तो इन सभी बातों का ध्यान रखना है, बिल्कुल भी ऐसा बिल्कुल नहीं करना हमें, ठीक है। शुद्ध शाकाहारी खाना खाएं तो बहुत ही अच्छा होता है। और 11वां हमारा है
ये सभी भोजन से संबंधित गलत धारणाएं हैं जो कि सही नहीं हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात है। जो भोजन से रिलेटेड जितनी भी अवधारणाएं दी गई हैं यहाँ पर, ये सारी बिल्कुल गलत हैं। हमें ये सब काम करने चाहिए, बल्कि करने चाहिए तो अपनी लिमिटेशन के हिसाब से करने चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, किस तरीके का काम कर रहे हैं और हमारे लिए किस तरीके से वो आवश्यक है। ठीक है, तो हमें ये नुकसानदायक वाले भी काम नहीं करने हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं, जो हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हैं, जो मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से जो हमें लगता है कि हाँ ये ठीक है हमारे लिए, तभी हमें ऐसा काम करना चाहिए, हमें उसी भोजन का आहार लेना चाहिए। ठीक है, तो हमारा यहाँ फर्स्ट पार्ट जो है सेकंड चैप्टर का वो ख़त्म हो गया है, खेल तथा पोषण। और आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। वीडियो को 1 से 2 बार कम से कम देख ही लीजिएगा कि आखिरकार किस तरीके से कौन से डेफिनेशंस दिए गए हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोग को वीडियो कैसी लगी, किस तरीके से थी। और जितना भी इसका पार्ट बचा है, जो भी टॉपिक्स बचे हैं, अभी तो इसके काफ़ी टॉपिक्स बचे हैं, तो आगे आने वाली वीडियो में उसको हम कवर करेंगे, पूरी तरीके से अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे आपको। ठीक है, तो अब मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।